morning, comrades. This is Nyatam Doke back again with another video. So I am starting a video series on polity. So as I promised that I will be completing entire polity in within 10 days. So I am starting a video series, but the problem is that I won't be able to upload huge files because internet is very slow. So I will be uploading it in small files like 20 minutes like that. So I'll try to go with each chapters. So you can see that if I can complete a chapter in 20 minutes, you can complete 5 chapters in 2 hours. So try to do that. I'm just showing you the way. I may not be perfect, but I'll try my best to help you guys. I'll be just indicating the things you need to read on your own, and if you don't understand anything, you can just ping me. And I'm also trying to come up with a blog to help you guys in making notes in the sense that I have promised to upload videos on important issues, but I am not able to upload it because I don't have the laptop now. And I'll try to upload my notes in that blog. I'm creating the blog, and then you guys can download the notes from there, and I will also discuss some important issues whenever it is possible, because I also have a paucity of time. So please bear with me, and thank you. So let's start the polity class. I will be dealing with historical background of Indian Constitution with some acts and charters in this lecture. Let's try. Thank you. 1973 है, तो इसमें है गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था, और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड वारेन हास्टिंग था। उसके बाद क्या हुआ है कि इसमें सेकेंड प्रोविज़न ये था कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास जो है, मद्रास प्रेसिडेंसी का, वो जो है गवर्नर ऑफ बंगाल का अंदर सबऑर्डिनेटेड हो गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 प्रोविजन है। और एक है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता 1774 में इसमें इस्टेब्लिश हुआ था। उसका बाद है जो प्रोहिबिटेड कंपनी सर्वेंट्स फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता था कंपनी सर्वेंट लोग। और इसका बाद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए लाया था। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस। तो वही है, देखिए इसमें क्या क्या है। एक जीओपी को गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसका बाद बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो था बंगाल प्रेसिडेंसी का अंदर में आ गया, सबऑर्डिनेट हो गया। इसका बाद आपका सुप्रीम कोर्ट आया कलकत्ता में। उसका बाद एक 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट किया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। तो ये है इम्पोर्टेंट वाला यहाँ का। तो इसका फिफ्थ इंडिया एक्ट 1784। तो इसका ये वो है कि जो है कि जो आपका ये रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रॉब्लम था उसको वो करने के लिए फिफ्थ इंडिया एक्ट को दे बोट इट अप। तो उसमें क्या था कि इसको ये भी बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। तो ये चीज़ को जानना ज़रूरी है। तो फीचर्स क्या है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस और कॉमर्शियल फंक्शन जो कंपनी का था उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसका बाद इट अलाउड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज कॉमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड न्यू बॉडी फॉर कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो 2 बॉडी बनाया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि कॉमर्शियल को देखता था, इसके बाद एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करता था। इसको ही बोलते हैं डबल गवर्नेंस, इसलिए हम साइड में ये लिख के रखे BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक लाया था बल्कि न्यू बॉडी। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था, कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वेर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो इसका बात हो गया, कंपनीज टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोलता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया था कंपनीज अफेयर्स इन दी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो यही था इसका इम्पोर्टेंट। इसका बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट वाला एक्ट है, ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसका बाद इसमें क्या है कि फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि कब कौन सा एक्ट में ऐसा हुआ था बोल के सेंट्रलाइजेशन का फाइनल एक्ट हुआ था। तो वो उसमें ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है। इसका बाद इसमें क्या हुआ, एक इम्पोर्टेंट फीचर ये था कि इसका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पहले 1773 में बना था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया इसको। तो विलियम बेंटिक फर्स्ट था। उसका बाद सेकेंड प्रोविजन ये है कि डिप्राइव्ड गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। तो पहले भी यही था, पहले भी ये बॉम्बे और मद्रास वाला जो पहले में उससे वो था आपका जो बंगाल से सबऑर्डिनेटेड था। अभी ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का अंदर में सबऑर्डिनेटेड हो गया।
तो एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दिया उसको, क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। सो ये जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉमर्शियल जो है उसको ख़त्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉमर्शियल बॉडी जैसे काम करता था उसको ख़त्म कर दिया और उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। तो इसमें फर्स्ट ओपन सिस्टम कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विस का फर्स्ट अटेम्प्ट इसमें किया था, फर्स्ट जो था। तो इसका ये कौन था, आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था इस समय में आपका। तो उसका बाद ये है एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें लॉर्ड डेलहाउसी 1848 to 56। तो इसमें फीचर्स क्या है, एक ओपन कंपटीशन का सिस्टम इस्टेब्लिश किया रिक्रूटमेंट, सिविल सर्विस का रिक्रूटमेंट के लिए। इसका बाद फर्स्ट टाइम इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को गवर्नर जनरल का काउंसिल का को डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश किया। इसका बाद 6 न्यू मेंबर्स ऐड किया लेजिस्लेटिव काउंसिलर टू काउंसिल में। इसका बाद इसमें साइड में लिखा हुआ देखिए 6 मेंबर्स LC लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। इसका बाद लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया फर्स्ट टाइम इसमें आया है आपका ना, इसमें फर्स्ट टाइम आया है। तो आउट ऑफ 6 मेंबर 4 वर अपॉइंटेड बाय लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेटिव आया है, उसमें 6 मेंबर था, 6 से 4 को इंडियन का लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोग अपॉइंट करता था। सो दोज वर मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। एंड देन वन इम्पोर्टेंट एक्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये 1858 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्राउन रूल इससे स्टार्ट हो गया था। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले हुआ था 1857 का रिवोल्ट। सो हिस्ट्री पढ़ने से आप लोग को मालूम चलेगा, तो यू विल नो दैट। तो इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। तो लॉर्ड कैनिंग था इसका समय में। सो वो क्या क्या कि इट एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नेंस टू गवर्नमेंट टेरिटरी एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का उसमें पावर को सब ट्रांसफ़र कर दिया था। तो फीचर्स क्या है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो बना था, इंडिया बना था। उसके बाद अभी वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया इस एक्ट में। तो फर्स्ट वाइस रॉय कौन था बोलने से, लॉर्ड कैनिंग। तो ये सब फैक्ट याद कर लीजिए। सो जो डबल सिस्टम जो पहले आया था 1784 में, एक डबल सिस्टम आया था, उसको हटा दिया। जो इसमें बोर्ड ऑफ काउंसिल और वो था दो वो था, उसको हटा दिया, इसमें एबोलिश कर दिया। इसके बाद एक न्यू सिस्टम लाया जो अभी भी चल रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो सेक्रेटरी वाला सिस्टम है जो अभी भी है, तो वो सिस्टम इसमें सेक्रेटरी वाला आया था। इसका 15 मेंबर का काउंसिल लाया इसने इंडिया में, सेक्रेटरी को फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, उसको चेयरमैन ऑफ द काउंसिल भी बोलता था। तो वही है। एंड देन अदर इम्पोर्टेंट एक्ट इज योर Indian Council Act of 1861. It is important landmark in the constitutional and political history of India. So important landmark है। Features made beginning of representative institution by associating with the law making powers process। जो इंडिया में लॉ मेकिंग प्रोसेस था उसमें इंडियन को भी एसोसिएट कराया था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन बट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपांडेड काउंसिल, लेकिन नॉन ऑफिशियल मेंबर था, इंडियन ऑफिशियल मेंबर नहीं था। सो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टार्टिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास। जो बॉम्बे और मद्रास का पावर था उसको रिस्टेट कर दिया था वो लोग इसमें, इस एक्ट के अंदर में। पहले देखा गया था कि बॉम्बे और मद्रास जो है वो उसका सबऑर्डिनेटेड था आपका बंगाल से, लेकिन इसमें रिस्टेट कर दिया था। It does reverted the centralizing tendency started in 1773। 1773 में वही जो बोल रहा है, उसमें जो बंगाल का अंदर सबऑर्डिनेटेड था बॉम्बे एंड मद्रास, तो इट वाज चेंज्ड इन दिस एक्ट। सो एस्टैब्लिश 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड पंजाब। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो अपना इस साइड का को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बोलते हैं, तो वो एस्टैब्लिश हुआ था। सो इट एम्पावर्ड वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। तो इट एम्पावर्ड वाइसरॉय को रूल और ऑर्डर बनाने के लिए सो ज़्यादा पावर दे दिया था। ये सब इंपॉर्टेंट है, बट दिस थिंग्स यू कैन गेस ऑल्सो इन द एग्जामिनेशन, दिस थिंग्स यू कैन गेस इजीली। सो इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस का पावर वाइसरॉय का पास था, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसमें कॉन्करेंस भी नहीं चाहिए था, तो 6 मंथ का ऑर्डिनेंस होता था। तो अभी भी
इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। सो इसमें फीचर्स क्या है इसका, एनलार्ज द साइज एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल, इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, गेव देम द पावर टू डिस्कस बजट। ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको बजट को डिस्कस करने का पावर फर्स्ट टाइम इसी एक्ट में दिया गया था, एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, तो इसमें दिया गया था। उसका बाद है 1909, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको कि बोलते हैं मोरली मिंटो रिफॉर्म। तो फर्स्ट वाला हमेशा सेक्रेटरी होता था, सेकंड वाला वाइसरॉय होता था। तो उसमें मोरले जो सेक्रेटरी था, मिंटो जो वाइसरॉय था। तो अभी देखिए इसका फीचर्स क्या, इसका एक इंपॉर्टेंट बहुत फीचर्स है कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट, तो आप लोग सुना ही होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ दिस एक्ट। तो इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इट प्रोवाइडेड फॉर एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉयज एंड गवर्नर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका पता इधर एक नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर बनाया था वाइसरॉय का एंड गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसको। ये सेपरेट इलेक्टोरेट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस योर एक्ट। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट लाया था जिसमें मुस्लिम को अलग से इलेक्टोरेट दिया गया था। तो वी विल डिस्कस इट अबाउट इट लेटर ऑन, जब मेंस आएगा तो विल डिस्कस अबाउट इट। तो इसलिए बोलता है कि लॉर्ड मिंटो को क्या बोलता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलता है। द बिगिनिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन इन द काउंसिल,